हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम चल रहा था और हम नवंबर 2021 का करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं। करंट अफेयर वही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे उसका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। पिछली परीक्षाओं को देखते हुए हम ये कह रहे हैं। सोर्स के बारे में बता दें तो बैजू IAS का सोर्स है, ठीक है। और पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें अच्छे खासे प्रश्न रहे हैं। अच्छे खासे क्या, प्रश्न मिस नहीं हुए, मतलब जितने भी प्रश्न आए थे वो सब यहाँ से कवर हुए थे, ठीक है। तो इसी भरोसे के साथ हम आज की वीडियो देखेंगे अक्टूबर 2021 की। ये भी 3 या 4 वीडियो हम कंप्लीट करेंगे और इसके अंत में प्रश्नों की श्रृंखला भी है, 120 प्रश्न, ठीक है। वो हम लास्ट में देखेंगे। इसकी PDF आपको हम वीडियो कंप्लीट होने के बाद दे देंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम आज अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर की और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो राज्यवार देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे केरल ने सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है। भाई, किसने जीता है सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार? केरल ने, ठीक है। कोच्चि शहर में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो, ई मोबिलिटी जैसी कार्यान्वित परियोजनाओं की मान्यता में यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार दिल्ली में केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। पुरस्कार जो है भारत के विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों में परिवहन सुविधाओं के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगला आगे है कि उत्तर प्रदेश फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस नाम याद रखना है कि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है 2018 में, ठीक है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रूप में बदल दिया गया है, ठीक है। आगे है भारत की पहली राज्य सरकार ने के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का नागपुर में उद्घाटन हुआ है। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का नागपुर में उद्घाटन हुआ है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भाई उद्धव ठाकरे जी उन्होंने किया है। क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, नाम याद रखना, ठीक है। वर्तमान में देहरादून और हैदराबाद में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली 2 वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला है। केंद्र सरकार के स्वामित्व की है, ये पहली बार है कि राज्य सरकार के स्वामित्व में बनाया जाएगा, ठीक है। तो देहरादून हैदराबाद में है। ध्यान रखना, केंद्र सरकार के निर्भया योजना के अंतर्गत मुंबई और पुणे में महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि मानव DNA नमूनों का परीक्षण करने के लिए 3 फास्ट ट्रैक DNA परीक्षण इकाइयाँ भी लॉन्च की हैं। लैब विशेष रूप से क्या है कि भी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामलों से निपटेगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। भास्करवदा आधिकारिक आसाम कैलेंडर में उपयोग किया जाएगा। नाम याद रखना, भास्करवदा है नाम, ठीक है। लूनी सोलर कैलेंडर है। वर्तमान में असम सरकार क्या करती थी, आधिकारिक तौर पर शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन का उपयोग करती है, ठीक है। ये है कौन भाई? 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक के स्वर्गारोहण की तारीख से गिना जाता है। भास्करवदा को असम सरकार के आधिकारिक कैलेंडर में शक और ग्रेगोरियन में जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसके कैलेंडर और ग्रेगोरियन दोनों के कैलेंडर में 593 वर्ष का अंतर है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। यह तब शुरू हुआ है जब कुमार भास्कर वर्मन को कामरूप साम्राज्य के शासक का ताज पहनाया गया था। नाम याद रखना, भास्कर वर्मन, ठीक है। वह उत्तर भारतीय शासक हर्षवर्धन के समकालीन और राजनीतिक सहयोगी थे। हर्षवर्धन के समकालीन थे भाई, ये भी ध्यान रखना है।
कैलेंडर के प्रकार देख लेते भैया, सोलर, लूनर, लूनी सोलर। भारत में कैलेंडर का वर्गीकरण देख लेते हैं, तो विक्रम संवत जो हिंदू चंद्र कैलेंडर है, शक संवत हिंदू सौर कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर इस्लामी चंद्र कैलेंडर, और ग्रेगोरियन कैलेंडर है वैज्ञानिक सौर कैलेंडर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कैलेंडर हैं भारत में। प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक है, कुशीनगर हवाई अड्डा नाम याद रखना। अभिधम्म दिवस के अवसर पर, ठीक है, महापरिनिर्वाण में मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया। फिर इन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर की आधारशिला भी रखी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इस समय 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। ठीक है, लखनऊ में एक है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, यह क्षेत्र क्या है, कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र भाई याद रखना है। भगवान बुद्ध के ज्ञानोदय से लेकर महापरिनिर्वाण तक संपूर्ण यात्रा का ये साक्षी है कुशीनगर। ठीक है, अब बौद्ध सर्किट के बारे में देख लें क्या है कि 2014-15 के में पर्यटन मंत्रालय उच्च पर्यटक मूल्य के सिद्धांतों पर थीम आधारित पर्यटक सर्किट विकसित करने की दृष्टि से स्वदेश दर्शन योजना शुरू की। कब शुरू हुई स्वदेश दर्शन योजना? 2014-15 में। मंत्रालय ने योजना के तहत विकास के लिए 15 विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में बौद्ध सर्किट की पहचान की है। बौद्ध सर्किट क्या है? तो बौद्ध सर्किट भाई एक मार्ग है जो बुद्ध के पद चिन्हों पर नेपाल में लुम्बिनी से लेकर भारत में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक जाता है, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं। अंडमान में माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर नामित किया गया जाएगा। माउंट हैरियट का नाम क्या होगा? माउंट मणिपुर। केंद्र सरकार ने किया है। मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में ये काम हुआ है। ठीक है, अब माउंट मणिपुर कहा जाएगा। मणिपुर ने 1857 की क्रांति के दौरान और 1891 में पूर्वोत्तर में अंग्रेजों का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माउंट हैरियट क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भाई याद रखना। मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को एंग्लो मणिपुरी युद्ध 1891 के दौरान कैद किया गया था। कहाँ पे? माउंट हैरियट में। ठीक है, भारत में खोजी गई प्याज की नई प्रजाति नाम क्या है? एलियम नेगियनम। एलियम नेगियनम किसकी प्रजाति है? तो प्याज की प्रजाति भाई भारत में खोजी गई है। तो कहाँ पे खोजी गई ये इंपॉर्टेंट है कि भैया उत्तराखंड में खोजी गई है। ठीक है, नई प्रजाति के रूप में जीनस जिसमें दुनिया भर में 1100 प्रजातियों में प्याज और लहसुन जैसे कई मुख्य घटक पदार्थ शामिल हैं, खाद्य पदार्थ। वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम नेगियनम। एक खोजकर्ता और एलियम संग्रहकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी के नाम पर रखा गया है। अब देख लेते हैं प्रमुख बिंदु के रूप में। तो उत्तराखंड में पाई जाने वाली नई प्रजाति का वर्णन फाइटोकीज पत्रिका में किया गया। भाई पत्रिका का नाम याद रखना है। समुद्र से 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ता है और खुले घास के मैदानों, नदियों के किनारे, रेतीली मिट्टी, अल्पाइन घास के मैदानों के साथ बर्फीले चारागाहों में बनने वाली धाराओं के आसपास पाई जा सकती है। ठीक है, आगे है पंजाब के मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की है। मेरा घर मेरे नाम की योजना किसकी है भाई? तो पंजाब सरकार की है, ध्यान रखना है। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, याद रखना। गांव और शहरों की लाल लकीर के भीतर बने घरों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत हुई है। लाल लकीर क्या है? लाल लकीर भैया वो उस भूमि को संदर्भित करता है जो गांव की बस्ती का हिस्सा है और जिसका उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए, ध्यान में रखना। यूपीएससी में भी काम आएगा। ठीक है, यूपीएससी 2022 के प्री में ये करंट अफेयर। मेरा घर मेरे नाम योजना क्या है? ये सभी लोगों को, विशेष रूप से ज़रूरतमंद और वंचित तबके के लोगों को बहुत आवश्यक सहायता देगी। पहले यह योजना कहाँ थी? पहले केवल गांव के निवासियों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे लाल लकीर के भीतर शहरों के पात्र निवासियों तक बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इसका। इसमें क्या दिया जाएगा? संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत की। देश के मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत किस सरकार ने की है? तो दिल्ली सरकार ने की है। ठीक है, क्या है इसमें?
कार्यक्रम के लिए अभिनेता सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, नाम याद रखना है। इसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9 से 12 तक के 9 लाख छात्रों को उल्लेखनीय नागरिकों से जोड़ा जाएगा, जो उन्हें करियर और सामान्य मार्गदर्शन देंगे। 9 से 12 तक के बच्चों को देश के मेंटर्स ऐप पर पंजीकरण करके देश भर के इच्छुक नागरिक मेंटर बन सकते हैं। ऐप को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एक टीम द्वारा विकसित किया है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एक टीम के द्वारा विकसित किया गया है इस ऐप को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को रामगंगा के रूप में पुनर्नामित किया जा सकता है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है ना, तो नाम याद रखना भाई। विश्व प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है ये। भविष्य में नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाएगा। ये बदलाव का संकेत किसने दिया? तो केंद्रीय वन पर्यावरण राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे ने। ठीक है, ठीक है ना। तो याद रखना ये इसलिए है क्योंकि गंगा की एक सहायक नदी है, नाम है उसका रामगंगा, यहीं से होकर गुजरती है। ठीक है, जिम कॉर्बेट के बारे में देख लेते हैं भाई। तो भाई याद रखना कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है स्थित, 521 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का 1936 में स्थापित हुआ। संयुक्त प्रांत के गवर्नर के नाम पर इसका नाम रखा गया हैली नेशनल पार्क। ठीक है, 56 में शिकारी प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर नाम बदल के कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। यह पार्क जो है प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत आने वाला पहला पार्क है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। नोट के रूप में याद रखना कि आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा कवर किए गए 13 संरक्षित क्षेत्रों में से एक है आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तेलंगाना ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया। ये क्या भाई? इसमें ध्यान रखना है कि यह सफलतापूर्वक विकसित परीक्षण किया गया है, उसे डमी चुनाव के रूप में इसका पूर्वाभ्यास खम्मम जिले में और डमी मतदान 20 अक्टूबर 21 को आयोजित किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, पहल को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य के आईटी विभाग के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक के कार्यान्वयन का समर्थन के साथ संचालित किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे किया गया भाई? उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के ब्रजघाट में नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नाम याद रखना भाई, कहाँ पे हुआ है? गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश के ब्रजघाट। इसी समय उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसे 4 राज्यों में ने भी राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है इसी समय। ठीक है, प्रमुख बिंदु देख लें इसके बारे में। तो याद रखना कि नदी तटीय कार्यक्रम के शुभारंभ में 5 राज्यों ने हिस्सा लिया भाई। 8.85 लाख मछली के बच्चों का पालन किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विशेष गतिविधि के रूप में नदी तटीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन मंत्रालय ने पूरे देश में नदी तटीय कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया। तो किसको नोडल एजेंसी कौन भाई? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नया एक टाइगर रिजर्व बना भाई, देख लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक साथ में जोड़ के क्या करेंगे? टाइगर रिजर्व बना देंगे। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है भाई, नाम याद रखना, गुरु घासीदास नाम है। ठीक है, ये नया रिजर्व मध्य प्रदेश झारखंड की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, उदंती सीता नदी, अचानकमार, इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व हो गया। कौन कौन सा? उदंती सीता नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में भाई। अचानकमार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये टाइगर रिजर्व भी है वहाँ पे, लेकिन 3 थे, अब चौथा 4 हो गए। ठीक है, गुरु घासीदास को जोड़कर। अब देखते हैं प्रमुख बिंदु के रूप में NTCA ने की 11वीं तकनीक समिति ने 1 सितंबर को प्रस्ताव पर विचार किया और 1 महीने बाद ये वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V 1 के तहत मंजूरी मिली इसकी। ठीक है,
तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की पहचान 2011 में सरगुजा जशपुर हाथी रिजर्व के हिस्से के रूप में की गई थी। याद रखना, सरगुजा जशपुर हाथी रिजर्व कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है भाई। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अविभाजित मध्य प्रदेश में संजय राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा हुआ करता था। यह कोरिया जिले में है भाई। कोरिया नाम याद रखना, तो ऑप्शन में कोरिया आए कहो तो दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं, उत्तर कोरिया की बात कर रहे हैं, तो कोरिया जिले में है भाई। तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी कोने में सूरजपुर जिले में स्थित है तमोर पिंगला, ठीक है। न्यू पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे की सी ब्रिज बन गया। न्यू पंबन ब्रिज है जो कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बना, तमिलनाडु में भाई, याद रखना, है ना। मार्च 2022 तक उपयोग के लिए तैयार होने की उम्मीद है। रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा न्यू पंबन ब्रिज विकसित किया जा रहा है। नाम याद रखना, किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह नया ब्रिज 2.07 किलोमीटर लंबा है और भक्तों तीर्थयात्रियों के लिए एक वरदान होगा जो रामेश्वरम और धनुषकोडी तमिलनाडु की आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं। मौजूदा पंबन ब्रिज भारत का पहला समुद्री पुल था और 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला आगे देखते हैं। वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। दुनिया का तीसरा याद रखना, और भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे यातायात भीड़ को कम करने के लिए कहाँ से कहाँ तक, कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से लेकर चर्च स्क्वायर गोदौलिया तक निर्माण का प्रस्ताव है। इसके शुरू होने से काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अलीबाग सफ़ेद प्याज पालघर के प्रसिद्ध वड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला। अलीबाग सफ़ेद प्याज और बड़ा पालघर का वड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है। कहाँ पे भैया, महाराष्ट्र के हैं ये। रायगढ़ जिले के अलीबाग का प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज, इसका मीठा स्वाद होता है भाई, नाम याद रखना, बिना आंसू के कारक होता है, साथ ही औषधि गुण के लिए भौगोलिक संकेतक दिया गया। वड़ा कोलम जो चावल है जिसे जीनो या झीनो चावल के जीनो या झीनो भी बोलते हैं भैया इस चावल को, ठीक है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक किस्म है जिसका दाना सफ़ेद रंग का होता है। चावल तो सफ़ेद ही होता है ना। याद रखना कि केरल के कुट्टी अट्टूर आम और एडयूर मिर्च को भी जीआई टैग दिया गया। केरल के कुट्टी अट्टूर आम और एडयूर मिर्च को। मध्य प्रदेश बालाघाट जिले में उत्पादित चिन्नौर चावल को भी जीआई टैग मिला। तो चिन्नौर चावल कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है भाई, बालाघाट जिला। कुट्टी अट्टर आम और एडयूर मिर्च केरल का है, तो ध्यान रखना। लेह में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ भाई, गांधी जी की 152वीं जयंती पर विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने इसका उद्घाटन किया है। यह 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा, वजन है 1000 kg का। मुंबई में स्थित खादी डायर्स और प्रिंटर द्वारा यह बनाया गया है। याद रखना, जो खादी ग्राम उद्योग आयोग से संबद्ध है। कितना फीट लंबा है, कितना फीट चौड़ा है, किसने इसका उद्घाटन किया, किसने बनाया है, ये सब ध्यान रखना। कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लें भारत के बारे में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। 152 सक्षम केंद्रों का शुभारंभ किया गया भाई। 152 सक्षम केंद्रों का शुभारंभ हुआ है। सक्षम क्या है भाई? अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 13 राज्यों के 77 जिलों में कुल 152 वित्तीय साक्षरता सेवा वितरण केंद्र, नाम है सक्षम केंद्र, शुरू किया गया है। सक्षम केंद्र क्या है भाई? तो याद रखना कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह तथा परिवारों की बुनियादी वित्तीय जरूरतों के लिए एक जगह सभी वित्तीय समाधान सेवा सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, सेल्फ हेल्प
हेल्प ग्रुप्स सदस्यों ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवाओं, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन की पहुंच की सुविधा देना। इन केंद्रों का प्रबंधन मुख्यतः कौन करेगा? क्लस्टर स्तर संघों के स्तर पर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नेटवर्क द्वारा प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों और की मदद से किया जाएगा। सक्षम ऐप क्या है भाई? यह ऐप सामुदायिक संसाधन व्यक्ति को प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और गांव में विभिन्न वित्तीय सेवाओं के प्रसार को जानने में मदद करेगा। अब इसी बात पे हम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में देख लें। तो इसकी शुरुआत हुई भैया जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। उप योजनाएं इसकी कौन कौन सी हैं? तो इसकी उप योजनाएं हैं स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये सारी उप योजनाएं हैं। ठीक है। PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, इसकी शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन भी किया इन्होंने। वो कौन कौन से जिले में? नाम याद रखना, सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर जिलों में। ठीक है। प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन क्या है? यह देश भर में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है भाई। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है, याद रखना, उसके साथ नहीं जोड़ा गया है इसको। ठीक है। मिशन का उद्देश्य शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विशेषकर गहन चिकित्सा, क्रिटिकल केयर सुविधाओं तथा प्राथमिक देखभाल संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में मौजूद कमियों को दूर करना है। ठीक है। इसके अलावा यह योजना विशेष रूप से चिन्हित 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों को समर्थन प्रदान करेगा। इसके अलावा सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा? देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वन हेल्थ, 4 नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म। ठीक है। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा भैया 9 जय सुरक्षा स्तर III प्रयोगशालाएं। ठीक है। और देश के विभिन्न क्षेत्रों में 5 नए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित होंगे। मिशन का लक्ष्य क्या है? ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करके एक IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना है। अन्य संबंधित पहल के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जन औषधि योजना, PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ किया। किसने किया है? ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ केंद्रीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने। ठीक है। तो क्या है ये ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ होने से क्या होगा? हरित ऊर्जा बाजार को बढ़ावा मिलेगा भाई। इसके अलावा क्या होगा? यह प्रतिस्पर्धी मूल्य संकेत प्रदान करेगा। इसके अलावा बाजार सहभागियों को अत्यंत पारदर्शी, लचीले, प्रतिस्पर्धी, सक्षम तरीके से हरित ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार करने का अवसर देगा। ग्रीन डे अहेड मार्केट लागू होने से एक दूरगामी प्रभाव पैदा हो सकता है, जिससे धीरे धीरे पावर परचेज एग्रीमेंट आधारित अनुबंध से बाजार आधारित मॉडल में बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि अगले स्तर के बाजार का निर्माण करेगा। ठीक है। यह 2030 तक 450 गीगावाट हरित ऊर्जा क्षमता बनाने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। नोडल एजेंसी के तौर पर देखें तो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर पोसोको ने ग्रीन डे अहेड मार्केट को सुविधाजनक बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी संचार के बुनियादी ढांचे की स्थापना की है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली क्या है भाई? तो केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
इसकी शुरुआत की भाई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान ने एक नई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है। क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ये भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान ने विकसित किया और ये मौजूदा वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया है। इससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण हुआ है। ठीक है, जनवरी 21 में हुई बैठक के दौरान प्रमुख बिंदु के रूप में देखेंगे तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसे हाल ही में संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के साथ केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा गठित किया गया था, की आवश्यकता जताई गई थी। IITM पुणे ने देश DSS के लिए एक नई वेबसाइट भी विकसित की है। ठीक है, और ये दिल्ली और आसपास के 19 जिलों से दिल्ली में वायु गुणवत्ता में उत्सर्जन के योगदान के बारे में मात्रात्मक जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय रेलवे IRSDC को बंद करेगा। भारतीय रेलवे IRSDC को बंद करेगा। यह IRSDC क्या है भाई? ये भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद किया जाएगा। ठीक है, विभिन्न निकायों में संरचनात्मक सुधारों को एकीकृत करने और शुरू करने के लिए कैबिनेट सचिवालय की सिफारिश के अनुरूप है। ये सिफारिशें वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं संजीव सान्याल द्वारा तैयार रेल मंत्रालय के तहत सरकारी निकायों के युक्तिकरण पर एक रिपोर्ट का हिस्सा थी। ठीक है, तो चलिए संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को सौंप दिया जाएगा अब। ठीक है, IRSDC ये है क्या भाई? ये 9 वर्षीय विशेष परियोजना वाहन भारतीय रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण और इरकॉन के बीच एक संयुक्त उद्यम है भाई। किन के बीच है? नाम याद रखना, SPV भारतीय रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण और इरकॉन के बीच में। नोट के रूप में याद रखना कि IRSDC रेल मंत्रालय के तहत दूसरा संगठन है जिसे 7 सितंबर 2021 को भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन के बंद होने के बाद बंद किया गया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री ने गांधीधाम में आयुष वन का उद्घाटन किया। केंद्रीय आयुष मंत्री हैं जो कि गांधीधाम में आयुष वन का उद्घाटन किए हैं। नाम क्या है केंद्रीय आयुष मंत्री का? नाम है सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के गांधीधाम में गुजरात में कच्छ के गांधीधाम में क्या दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रोटरी जंगल में आयोजित एक कार्यक्रम में आयुर्वेदिक पौधों को समर्पित आयुष वन का उद्घाटन किया। कहाँ पर किए भैया? जगह का नाम भी याद रखना है। ठीक है, यह क्या है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा हरित पट्टी क्षेत्र में आवंटित 30 एकड़ भूमि में स्थापित किया गया है, जहां शहरी क्षेत्र में हरियाली में सुधार और कच्छ क्षेत्र में वृक्षों के आवरण का घनत्व बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण किया जाना है या किया जा रहा है। ठीक है, विश्वकर्मा वाटिका क्या भाई? केंद्र सरकार ने प्रत्येक हुनर हाट में एक विश्वकर्मा वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया। ठीक है, प्रत्येक हुनर हाट में एक विश्वकर्मा वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया केंद्र सरकार ने। यह कारीगर शिल्पकारों के सदियों पुराने कौशल को भारत की गौरवशाली विरासत की रक्षा संरक्षण प्रचार करेगा। विश्वकर्मा वाटिका उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुनर हाट में स्थापित किया गया। हुनर हाट। ठीक है, UIDAI आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन करेगा। कौन करेगा? आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन कौन कर रहा भाई? UIDAI। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इस हैकाथॉन के बारे में। तो 28 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, 31 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। तो ये अक्टूबर की बात हो रही है। ठीक है, अभी दिसंबर चल रहा है। ठीक ना, चलिए आधार हैकाथॉन 2 विषयों पर आधारित है। 2 विषय कौन कौन से हैं भाई? तो पहला विषय भैया नामांकन और अपडेट से संबंधित, दूसरा है पहचान और प्रमाणीकरण से संबंधित। अब UIDAI क्या है भाई? यह इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत है। मंत्रालय के बारे में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना सब लोग। भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। वैधानिक प्राधिकरण है भाई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। स्थापना हुई 28 जनवरी 2009 को। UIDAI को भारत के सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान आधार के रूप में आसानी से सत्यापन योग्य 12 अंकों की संख्या जारी करना अनिवार्य है।
अन्य हैकाथॉन के बारे में देख लें तो भैया ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020, वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020, CCTNS हैकाथॉन साइबर चैलेंज, भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन, हैकाथॉन मंथन 2021 और 5G हैकाथॉन। ये अन्य हैकाथॉन हैं, इनके नाम भी याद रखना है। भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र, भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र नीति आयोग ने भारत का एक व्यापक GIS भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया। किसने किया? नीति आयोग ने किया भाई। इसरो के सहयोग से नीति आयोग ने भारत के ऊर्जा मंत्रालयों के साथ भारत का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। इसरो के सहयोग से नीति आयोग ने किया। ठीक, GIS मानचित्र क्या करेगा कि देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है, जो पारंपरिक बिजली संयंत्र, तेल गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कोयला क्षेत्र, कोयला ब्लॉक जैसे ऊर्जा प्रतिष्ठानों का चित्रण करता है तथा 27 विषयगत श्रेणियों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा बिजली संयंत्रों और अक्षय ऊर्जा संसाधन क्षमता आदि पर जिलेवार डाटा प्रस्तुत करता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने गर्भपात के लिए नए नियम अधिसूचित किए। नया नियम कौन सा है भाई, ये देख लेते हैं। गर्भ समापन की गर्भकालीन सीमा 20 से 24 कर दी गई है। ध्यान रखना, अब 20 सप्ताह नहीं है, अब 24 सप्ताह हो गई। संसद द्वारा पारित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 21 के तहत बनाए गए हैं। ठीक है, प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो महिलाओं की श्रेणियों में यौन हमले, बलात्कार, नाबालिग ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिनकी चल रही गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति बदल जाती है। ठीक है, इसमें मानसिक रूप से बीमार महिलाएं, भ्रूण की विकृति के मामले जिनमें शारीरिक मानसिक असामान्यताओं का पर्याप्त जोखिम होता है, सरकार द्वारा घोषित आपदाओं तथा आपातकालीन स्थितियों में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 संशोधन करने के लिए 2021 अधिनियम पारित किया गया। किसको संशोधन करना है? 1971 के अधिनियम को। कौन सा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम को। ठीक है, इससे पहले गर्भपात के लिए क्या था कि एक डॉक्टर की राय की आवश्यकता होती थी यदि गर्भाधान के 12 सप्ताह के भीतर किया जाता है तो, और यदि 12 और 20 सप्ताह के बीच किया जाता है तो डॉक्टर। ठीक है, चलिए माई पार्किंग्स ऐप। माई पार्किंग्स ऐप क्या भाई? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च किया। क्या है ये? पहली पहल होगी जो जहां लोग दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन पार्किंग प्लॉट बुक कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रौद्योगिकी सक्षम एंड टू एंड डिजिटल समाधान होगा भाई। ऐप को ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर SDMC नगरपालिका सीमा क्षेत्र के तहत सभी अधिकृत पार्किंग स्थलों के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। BPCL ने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है। BPCL ने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल किसने लॉन्च की है? BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्राहकों के लिए यूफिल पेश करने की घोषणा की। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। तो यूफिल सुविधा को देश भर के 65 शहरों में शुरू किया गया, जल्दी इसे पूरे भारत में पेश किया जाएगा। इससे क्या होगा? यूफिल कार्य क्षमता के लिए किसी ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। भुगतान किसी भी ई-वॉलेट के माध्यम से किया जा सकता है, यानी ग्राहक अपने फ़ोन पर पहले से डाउनलोड किए गए किसी भी भुगतान ऐप जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, फ़ोन पे, इसका उपयोग कर सकता है। यह SMS के माध्यम से रियल टाइम QR और वाउचर कोड प्रदान करता है तथा सभी BPCL ईंधन स्टेशनों पर जहां कार्यात्मकता सक्षम है स्वीकार किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना उपकरण। जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली योजना उपकरण क्या है ये? केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल विकास कार्यालय में दक्षिण एशिया, कहाँ पर? ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल विकास कार्यक्रम के
कार्यालय में दक्षिण एशिया राष्ट्रमंडल राज्य मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद के साथ संयुक्त रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित वाटरशेड योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली योजना उपकरण का लोकार्पण इन्होंने किया है। नाम है गिरिराज सिंह जी ने। ठीक है, इसके बारे में देख लें तो CRISPM उपकरण मनरेगा की GIS आधारित योजना कार्यान्वयन में जलवायु जानकारी को जोड़ने में सहायता करेगा। इसे ब्रिटिश सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय का समर्थन करने वाले सभी हितधारकों की मदद से विकसित किया गया। इसका उपयोग 7 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, नाम याद रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा में किया जाएगा। तो भैया बिहार भी शामिल है, इसलिए BPSC के लिए भी ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक। अब मनरेगा के बारे में देख लें तो मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रम में से एक है। इसे 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित हुआ था। 2006 में लागू हुआ, 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत छठे कार्यकाल के UNHRC के लिए फिर से चुना गया। छठा कार्यकाल भारत का बनेगा UNHRC में। ठीक है, तो इसके बारे में देख लें तो भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए छठा कार्यकाल, कौन सा कार्यकाल है, 2022 से 24 तक के लिए। 193 सदस्यीय विधानसभा में भारत को 184 वोट मिले हैं। आवश्यक बहुमत था 97। ठीक है, 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित किया, जिसमें जनवरी 2022 में शुरू होने वाली 3 साल की अवधि के लिए काम करेंगे ये लोग। भारत का वर्तमान कार्यकाल जो है 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ है। हुआ नहीं, अभी हो जाएगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग क्या भाई, परिषद क्या है, संयुक्त राष्ट्र निकाय है। मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना है। अध्यक्ष हैं नजहत शमीम। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना हुई 15 मार्च 2006 को। ठीक है, याद रखना मुख्यालय कहाँ है। आगे देख लें, 8 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को CJ के रूप में पदोन्नत किया गया और 5 CJ को स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जहाँ तक हमें लग रहा है। ठीक है, तो इसके इस तरीके से थोड़ा देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए, स्थानांतरण भी हुआ, ये है स्थानांतरण की सूची। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस क्या है, ये 28वां दिवस है। 93 में स्थापित हुआ था ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में देखें तो 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 93 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया। क्षेत्राधिकार इसका भारत सरकार है। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में भाई, और इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, आगे देखें। भारत का पहला वन हेल्थ सहायता संघ, भारत का पहला वन हेल्थ सहायता संघ, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ध्यान रखना, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला एक स्वास्थ्य वन हेल्थ सहायता संघ की शुरुआत की है। एक स्वास्थ्य भी आ सकता है ऑप्शन में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। पूर्वोत्तर भाग सहित भारत में एक नस्ल से दूसरी नस्ल को संक्रमित करने वाले जीवाणु संबंधी वायरल परजीवी से होने वाले महत्वपूर्ण संक्रमणों की निगरानी करने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, वन हेल्थ सहायता संघ में देखिए एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, IVRI बरेली, GADVASU लुधियाना, TANUVAS चेन्नई, MAFSU नागपुर, असम कृषि पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ICAR ICMR के अनेक केंद्र और वन्य जीव एजेंसियां इसमें शामिल होंगे भाई। ठीक है, आगे देखें। PM गति शक्ति देख लेते हैं। क्या है PM गति शक्ति, क्या है भाई? तो PM गति शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए, PM मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पहली चीज़ ध्यान रखना भाई, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ हुआ है। यह समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है, ध्यान रखना। आगे है गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो रेल, रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा, 16 मंत्रालयों को लाएगा एक साथ।
और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं जैसे असंबद्ध योजना, मानकीकरण की कमी, मंजूरी संबंधी चुनौतियों दूर करने के साथ साथ समय पर बुनियादी अवसंरचना की क्षमता के निर्माण और उपयोग में ये मदद भी करेगा। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, सरकार का 2024-25 तक का लक्ष्य क्या क्या है भाई, ये भी ध्यान रखते हैं। तो 11 औद्योगिक गलियारे, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में 2 नए रक्षा गलियारे बनाए जाएंगे। 11 औद्योगिक गलियारे और तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में 2 नए रक्षा गलियारे। सभी गाँव में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार करना 24-25 तक। फिर गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर जोड़ना है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ा देना है। 200 से अधिक नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स और जल हवाई अड्डों का निर्माण भी करना है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकार की अवसंरचना योजनाओं जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जल मार्ग, शुष्क भूमि, बंदरगाह, उड़ान इत्यादि को इसमें शामिल किया जाएगा। कनेक्टिविटी बेहतर करने एवं भारतीय व्यवसायों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, रक्षा कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर, एग्री जोन जैसे आर्थिक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। इसके आगे देखते हैं, मूर्त की परोपकारी व्यक्ति के लिए पारितोषिक योजना। मूर्त क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का नाम है। ठीक है, परोपकारी व्यक्ति के लिए पारितोषिक योजना। मोटर वाहन से हुई जानलेवा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति का जीवन बचाने के वाले परोपकारी व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए पारितोषिक योजना है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई भी शख्स जिसने किसी मोटर वाहन से हुई जानलेवा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके दुर्घटना के बाद बहुमूल्य समय के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई, उसे पुरस्कार मिलेगा, वो पुरस्कार का पात्र हो जाएगा। ऐसे नेक इंसानों के लिए 5,000 राशि प्रति घटना पर। मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष में अधिकतम 5 बार सम्मानित किया जा सकता है। यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से प्रभावी हो चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब भाई कर सकते हैं मदद। ठीक है, तो पुलिस के लफड़े से बच जाएंगे। अब ये मत सोचिए कि पुलिस का मामला है, पुलिस देखेगी। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको इनाम भी मिलेगा इसमें। ठीक है, आगे और देख लेते हैं, एक और यही देखेंगे। तो राकेश झुनझुनवाला समर्थित आकाशा एयर को मिली सरकार की NOC। राकेश झुनझुनवाला समर्थित आकाशा एयर को, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राकेश झुनझुनवाला समर्थित नई एयरलाइन है आकाशा एयर के संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। ऐसा नहीं भी, एविएशन जो आकाशा एयर ब्रांड के तहत उड़ान भरेगी वो 2022 की गर्मियों से उड़ानों की पेशकश करने की योजना बना रही है 2022 से। स्टॉक मार्केटियर राकेश झुनझुनवाला और जेट एयरवेज के पूर्व CEO विनय दुबे द्वारा वित्त पोषित आकाशा एयर एक अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन होने की उम्मीद भी है। ठीक है, तो भाई यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो आप लोग भी परेशान होते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं, और वीडियो भी अंत तक ज़रूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके एग्ज़ाम में अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। करंट अफेयर के जितने प्रश्न आएंगे वो आपसे मिस नहीं होंगे, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।